बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम हमेशा खेती किसानी से जुड़े अलग अलग विषय पर बात करते हैं और साथ ही हम इस कार्यक्रम में आपके सवालों को भी सम्मिलित करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद रहते हैं हमारे गेस्ट और वो आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आज के विषय क्या है। तो आज का हमारा पहला विषय है मोटे अनाज की खेती। इसके साथ ही अब जान लेते हैं कि हमारा दूसरा विषय क्या है। हमारा दूसरा विषय है प्याज फसल में समसामयिक कार्य। तो दोनों टॉपिक्स आपको बता दिए गए हैं, विषय आपको बता दिए गए हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल, और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800-113061। तो इन दोनों नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे गेस्ट आपके हर सवाल का जवाब देंगे। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, बता दें आपको कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। तो कॉल नंबर आपको बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कोई सवाल है आपके पास तो आप वो ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो आज हम बातें करेंगे मोटे अनाज की खेती को लेकर, साथ साथ प्याज की खेती को लेकर भी बातचीत करेंगे। समसामयिक जो कार्य है उसको लेकर बातचीत करेंगे और हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद रहेंगे। तो आपको अपने गेस्ट से हम मिलवा देते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर, जो कि अध्यक्ष है शाकीय विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही हमारे साथ दूसरे गेस्ट को भी हम जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी जी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो मीनाक्षी तिवारी है ये गुजरात के कृषि विज्ञान केंद्र नर्मदा नवसारी से वैज्ञानिक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे जो कॉलर्स हैं जब हमें सवाल करेंगे तो हम दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह लेंगे और आप तक उसके उत्तर पहुंचाएंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज हम जिन विषयों पर बात करेंगे, प्याज की खेती है, साथ ही साथ मोटे अनाज की खेती पर हम बात करेंगे। मोटे अनाज की खेती पर हम मीनाक्षी मैम से जवाब लेंगे, साथ ही साथ जो प्याज की खेती है उस पर हम भोपाल सिंह तोमर जी से सवाल जवाब करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सर आपसे जान लेते हैं मोटे अनाज के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। मोटे अनाज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में मोटे अनाज की श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर बाजरा आता है और बाजरे के बाद ज्वार आती है। फिर हमारा जो है फिंगर मिलेट्स आती है, कोदो आता है। बहुत सारे ऐसे 7-8 हमारे फसलें हैं जिनको हम मोटे अनाज में रखते हैं जी। और इनकी खेती मूलतः खरीफ के मौसम में हमारे किसान भाई करते हैं और इनकी खेती उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ पे संसाधनों की कमी है, पानी की कमी है और इनको जो है हमारे दूरस्थ जो स्थान हैं वहाँ पे इनकी खेती हमारे देश में अभी भी व्यापक रूप से की जाती है। अगर हम बाजरा और ज्वार को इनसे अलग कर दें तो बाकी जो हमारे मोटे अनाज हैं उनके अंतर्गत क्षेत्रफल कम है और इनको महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि
मोटे अनाजों में पोषक तत्व विशेष करके जो आयरन है, लोह तत्व है, जिंक है, कॉपर है और डाइटरी फाइबर है और जो है मिनरल्स हैं, ये इनमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और इनको अगर हम अपने खान पान के दैनिक जीवन में इनको सम्मिलित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को हमारी आवश्यकता के अनुसार जो पोषक तत्व चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए या फाइबर चाहिए, उसको हम इनके माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटे अनाज पर काफ़ी जानकारी सर ने दी है। फिलहाल मोटे अनाज को लेकर हमने एक खास रिपोर्ट बनाई है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले प्याज को लेकर अपने दूसरे एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्याज के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देते हैं। जैसे प्याज हमारी रबी की महत्वपूर्ण फसल है और उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं या हमारा मध्य भारत के क्षेत्र हैं, इसमें इसकी खेती प्रचुर मात्रा में होती है। अगर हम प्याज का जो कुल क्षेत्रफल हमारे देश में देखें तो रबी प्याज के अंदर लगभग 60 से 70% एरिया या 70% एरिया रबी प्याज के अंतर्गत ही होता है। इसलिए रबी मौसम की जो प्याज है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरे, रबी मौसम की जो प्याज है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके जो सलकंद हैं इनको हम भंडारण में रख सकते हैं और लंबे समय तक उपभोक्ताओं को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। जो हमारी खरीफ मौसम की जो प्याज है जिसमें क्षेत्रफल 25 से 30% ही है हमारे देश में, वो विशेष करके महाराष्ट्र के क्षेत्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, अलवर, धौलपुर, इसमें इनकी खेती प्रचलित है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। हमारे संभाग में हम खरीफ ऑनियन के विकास, उन्नत किस्मों के विकास के ऊपर कार्य कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में 2 से 3 सालों में हम बेहतर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में यहाँ की जो वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं, जब तापक्रम अधिक है, आर्द्रता अधिक है या बीमारी कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है, ऐसे में हम खरीफ प्याज की किस्मों को विकसित करने के अग्रसर हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्याज बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है और एक व्यावसायिक फसल है। हमारे देश में समय समय पर इसका निर्यात भी होता रहा है और ये एक निर्यात की महत्वपूर्ण फसल है। और अभी जो हमारे किसानों के खेत में रबी मौसम की जो प्याज है वो लगभग 45 से 50 दिन या 55 दिन की हो चुकी है और वो अपनी बढ़वार की अवस्था पर अभी प्याज हमारे किसानों के खेतों में है। अगर हम बात करते हैं प्याज बीज फसल की, अब प्याज की जो बीज फसल लगाई हुई है किसान भाइयों ने, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो या राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है, अभी उसमें पुष्पन की अवस्था है और पुष्पन की अवस्था बहुत क्रिटिकल मानी जाती है। इस अवस्था में अगर हमारे किसान भाई अपने खेत में निरंतर जाते हैं, उसकी आनुवांशिक शुद्धता के बारे में जागरूक हैं कि एक बीज फसल से दूसरी किस्म की जो बीज फसल हैं उसमें कम से कम अगर हम बात करें तो 800 मीटर की दूरी होनी चाहिए ताकि आपस में दोनों किस्मों में संकर ना हो पाए और बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध हो सके। साथ ही साथ ये समय होता है इसमें जो बीज वृंत के साथ स्टॉक होता है उसमें बीमारी आने की भी संभावना रहती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेम फिलियम ब्लाइट या डाउनी मिल्ड्यू। तो किसान भाइयों को प्रारंभिक अवस्था में ही इसको निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर प्याज के अंदर उसके जो लक्षण हैं दिखाई देते हैं तो उनके लिए हमें उपाय करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो प्याज को लेकर भी काफ़ी सारी जानकारी जो है भोपाल तोमर सर ने अभी दी है और फिलहाल प्याज को लेकर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। भारत के प्याज उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार प्रमुख है। प्याज की फसल के लिए ऐसी जलवायु की जरूरत होती है जो न बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडी। अच्छे कंद बनने के लिए बड़े दिनों और कुछ अधिक तापमान का होना अच्छा रहता है।
आमतौर पर सभी तरह की मिट्टी में प्याज की खेती की जा सकती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश, खाद अच्छी मात्रा में हो और जल निकास की सही व्यवस्था हो, सबसे अच्छी रहती है। जिन किसानों ने प्याज की फसल लगा रखी है, वो फसल में समसामयिक कार्य करें। इस महीने प्याज की तेजी से तैयार होती फसल का ध्यान रखें। नई तैयार हो रही प्याज की फसल को नर्म खेत की जरूरत होती है। ऐसे में निराई गुड़ाई करके खेत को नर्म बनाएं। अगर जरूरी लगे तो खेत में यूरिया खाद डालें। रुपाई के 45 दिनों बाद प्रति हेक्टेयर 72 किलो यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें। प्याज की फसल के जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। साथ ही प्याज की फसल को पर्पल ब्लॉच रोग से बचाने के लिए 0.2% मैकोजेब का इस्तेमाल करें। अगर थ्रिप्स कीट लगे हों तो 0.6 मिलीलीटर फॉस्फेमिडान का इस्तेमाल करें। इसके अलावा 1.5 मिलीलीटर नियोक्रान या 0.5 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन या 75 मिलीलीटर फेनवेलरेट 20 EC का इस्तेमाल कर सकते हैं। 175 मिलीलीटर डेल्टा मैथ्रिन 2.8 EC को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फसल में दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो प्याज को लेकर काफी सारी जानकारी आपने इस रिपोर्ट के जरिए जान ली। अब बात कर लेते हैं मोटे अनाज को लेकर। मोटे अनाज के लिए हम डॉक्टर मीनाक्षी जी का रुख करेंगे। मीनाक्षी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मोटा अनाज है, अगर उसके बारे में हम अपने दर्शकों को संक्षिप्त में थोड़ा सा बताना चाहे तो प्लीज बता दीजिए। जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। मोटे अनाज की जब हम बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि ज्वार और बाजरा, जबकि अभी जैसा कि सरकार ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में बताया है कि लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट के रूप में मनाएं, श्री अन्न का नाम दिया है, न्यूट्री सीरियल का भी नाम दिया है। तो जो मोटे अनाज है हमारे, वो सिर्फ ज्वार और बाजरा तक ही सीमित नहीं है, उनके साथ में छोटे अनाज भी हैं जिनको हम रागी कहते हैं, कोदो कहते हैं, कुटकी कहते हैं, बंटी कहते हैं, सामा कहते हैं, क्योंकि हमारे पुराने टाइम में लोग खाते थे और वो बहुत ही अच्छा अनाज है। पर्यावरण प्रेमी है। पर्यावरण प्रेमी इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपको ऐसी जमीन चाहिए, ऐसी जगह की जरूरत होती है जहाँ पे ज्यादा पानी ना मिलता हो। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहता है, और ऐसे टाइम में अगर किसान भाई सोचते हैं कि हम अच्छी लागत करें और इस तरह की सह फसली ले कि हमको ज्यादा उत्पादन मिले, तो उसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है मोटा अनाज उनके लिए कि उसकी वो पसंद करें। और उससे अभी सरकार का अगर हम पूछे तो सरकार ने MSP की दरें भी इनकी बढ़ा दी है। और ऐसे अनाज को खाने से अगर शरीर को पोषण मिले और हमारे वातावरण को भी पोषण मिले, तो हमें लगता है कि बिल्कुल किसान भाइयों को इस अनाज को पसंद करना चाहिए और अपनी खेती में शामिल करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहनी चाहूंगी कि जो हमारे किसान भाई हैं और साथ साथ में जैसे उपभोक्ता है, जैसे कि हम लोग हैं, हमें भी इसको अपने आहार में शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ज्यादातर गेहूं और चावल की खेती करते हैं, गेहूं और चावल के अपेक्षा अगर हम देखे जाए तो 1 किलो रागी के उत्पादन के लिए हमको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि चावल के लिए हमें कम से कम 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और हमें ऐसी जगह पे ये फसल लगानी चाहिए जहाँ पे पानी का भराव न होता हो। दाने छोटे होते हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई ने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इसमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलता था, इसीलिए बहुत सारे किसान भाइयों ने इसको छोड़ दिया है। पर अभी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कृषि यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, सभी ने संशोधन करके बहुत सारी अच्छी जातियां निकाली हैं जिसमें रोग जीवात भी कम आएंगे, इनको किसी रोग की भी परेशानी नहीं होगी और ये लोग अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी जमीन की भी स्थिति सुधरे और साथ ही साथ जो सरकार श्री का एक अभी एक ये चल रहा है कि भाई जागृति कार्यक्रम चल रहा है कि आप लोग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, तो प्राकृतिक खेती के लिए भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है हमारे किसान भाई बहनों के लिए। तो अगर हम इसको ये कहें कि कम लागत में हमें अच्छी आमदनी होगी जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और हमारे खेत के लिए भी अच्छी है, तो हमें उसको जरूर पसंद करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने यहाँ पर मैम हमारे दर्शकों के साथ साझा करी है। और क्योंकि हम प्याज को लेकर बात करेंगे तो जो संक्षिप्त जानकारी है उसको लेकर हमने एक आपके लिए रिपोर्ट भी तैयार की है ताकि और अच्छे तरीके से आप इस विषय को समझ सकें।
और तो फिलहाल अब मोटे अनाज को लेकर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। दरअसल मोटे अनाज की खेती करने के कई फायदे हैं। एक तो बाजार में मोटे अनाज की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा, मोटे अनाज कम पानी में ज्यादा उत्पादन देने में सक्षम होते हैं। असल में मोटे अनाजों का खास गुण उसकी बुआई और उपज ही है। इनकी खेती करने के लिए न ही बहुत ज्यादा जमीन की तैयारी करने की जरूरत होती है और न ही बहुत ज्यादा सिंचाई करने की। असिंचित भूमि में भी इनकी खेती की जा सकती है। मोटे अनाज अन्य फसलों की तुलना में 2.5 गुना कम पानी में भी अच्छी पैदावार देते हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो और कुटकी शामिल हैं। बता दें कि मोटे अनाज की ज्यादातर फसलें खरीफ की हैं, जिनकी खेती बारिश के मौसम में की जाती है। ज्वार बोने के लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना चाहिए। बीजों को जैव उर्वरक से भी उपचारित करने से 15 से 20% ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। ज्वार बोने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 12 से 15 किलो बीज काफी रहते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें। वहीं बाजरा बोने के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बाजरे की फसल भारी वर्षा वाले उन इलाकों में अच्छी तरह से की जा सकती है जहां पानी का भराव न हो। किसी कारण से बाजरे की बुआई समय पर नहीं कर सके तो देरी से बोने के बजाय उसे रोपना ज्यादा फायदेमंद रहता है। बता दें कि 2022-23 के दौरान देश में मोटे अनाज यानी श्री अन्न का कुल उत्पादन 17.32 मिलियन टन रहा था। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी जिसमें मोटे अनाज को लेकर काफ़ी सारी जानकारियां सम्मिलित की गई थी। तो आज हम, जैसे कि हमने बताया, बात कर रहे हैं मोटे अनाज को लेकर और प्याज की खेती को लेकर। और साथ ही साथ हमने आपको अपना टोल फ्री नंबर भी बता दिया, ईमेल एड्रेस भी बता दिया, व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई सवाल है आपके पास या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो भी मौजूद हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन भी हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो सर, अब आप वापस आपके पास आ जाते हैं भोपाल सर, कि हम आपसे जानेंगे जो प्याज की खेती है तो वो कैसे की जाती है और क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और जैसे कि प्याज की खेती की रुपाई से लेकर जो फसल की कटाई तक का प्रोसेस है उनमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो तमाम जानकारी संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। प्याज के बारे में अगर हम जानकारी अपने किसान भाइयों को देना चाहेंगे कि प्याज जो है ये रोपाई की जाती है इसकी, और इसकी पहले नवंबर के पहले पखवाड़े में इसका पौधशाला में बीज डाला जाता है। और इसकी प्याज की जो पौध है वो 45 से 50 दिन के समय में, अगर तापक्रम कम नहीं होता है, कई बार तापक्रम में बड़ी तेज़ी से गिरावट आती है दिसंबर के मध्य से ही, तो ऐसे में 5 दिन और अधिक लग सकते हैं। सामान्यतः 45 से 50 दिन में प्याज की पौध बिजाई के बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और हमारे किसान भाई इसकी रोपाई आम तौर पे 25 दिसंबर के बाद या जनवरी के पहले पखवाड़े में इसकी रोपाई को करना आदर्श माना जाता है। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं प्याज की समसामयिक क्रियाओं के बारे में, तो मैं कहना चाहूँगा जो अभी हमारे किसान भाइयों ने जनवरी के पहले पखवाड़े में अगर अपनी प्याज की रोपाई की है या मध्य तक की है, तो अब हमारे किसान भाइयों के खेत में प्याज तकरीबन 45 से 50 दिन की अवस्था पर आ गई है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के अंतिम पहले सप्ताह में प्याज की रोपाई कर पाते हैं। कई किसान भाई आलू की खुदाई करने के बाद जो कच्ची आलू की फसल होती है उसको निकालने के बाद प्याज की रोपाई करते हैं, तो वो थोड़ी अभी जो है तकरीबन 35 से 40 दिन की अवस्था की हो गई है। और ऊंचाई की दृष्टि से हम बात करें तो अभी प्याज की लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई उसने प्राप्त कर ली होगी। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि प्याज एक बहुत सघन पौध संख्या के आधार पर अगर हम कहें सघन रोपाई की फसल है। इसमें जो पौध का अंतरण है, पौधे से पौधा
पंक्ति से पंक्ति 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 10 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश करते हैं। अगर हमारे किसान भाई रोपाई देरी से करते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ क्षेत्रों में जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के मध्य तक किसान भाई रोपाई करते रहते हैं, तो ऐसे में हम सलाह देते हैं कि भाई आप उसकी जो स्पेसिंग है उसको आप कम कर सकते हैं, उसको 10 बाई 10 सेंटीमीटर पे रख सकते हैं, ताकि पौधों की संख्या में वृद्धि करके देरी से रोपाई करने से उपज की कमी को कम किया जा सके। तो अब वास्तविक स्थिति यह है कि जो प्याज है अभी किसान के खेत में, उसमें एक निराई गुड़ाई वो कर चुके होंगे और दूसरी निराई गुड़ाई भी की जा सकती है। मुख्यतः किसान को इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज के अंदर खरपतवारों को उगने नहीं देना है। अगर खेत में खरपतवारों की संख्या अधिक होगी तो उससे जो है रोग और कीड़ों के लगने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर किसान भाई निराई गुड़ाई करते हैं तो प्याज में फसल की वृद्धि और सल्कंद बनने की जो प्रक्रिया है वो बेहतर होती है। और अगर हम निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो खरपतवार हमारे मृदा से पोषण तत्वों का इस्तेमाल करते हैं और प्याज के लिए पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि प्याज एक उथली जड़ वाली फसल है। इसकी जो जड़ों की गहराई है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक 4 से 5 सेंटीमीटर तक जाती है अपनी पूर्ण अवस्था के दौरान। इसलिए जो पोषक तत्व हैं उनको हम ऊपरी सतह पे उपलब्ध कराते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि अभी हमारे किसान भाई अपनी यूरिया की जो नाइट्रोजन की जो अंतिम खुराक है वो अपनी फसल में जो 45-50 दिन की होगी उसमें या तो उन्होंने दे दी होंगी, अगर नहीं दी है तो उसको अभी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई प्याज में बेहतर उपज के लिए, कीड़ों का प्रकोप कम हो, उसके लिए 8 से 10 किलोग्राम सल्फ़र जो हमारी एक पोषक तत्व है, इसका ब्रॉडकास्टिंग किया जा सकता है। उसके बाद इसकी गुड़ाई की जा सकती है और हम प्याज के सलकंदों के बेहतर विकास को, फसल के बेहतर विकास को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो बात है ध्यान रखने की वो है कि इसमें सिंचाई व्यवस्था को भी बेहतर करना। अभी आने वाले समय में दिन का जो तापक्रम है वो बढ़ेगा और रात्रि का तापक्रम कम होगा, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना है कि सिंचाई की उचित व्यवस्था रखनी है। खरपतवार रहित रखने के साथ साथ सल्फ़र और नाइट्रोजन की अंतिम खुराक देने के बाद फिर आती है कि भाई वो अपने सिंचाई की व्यवस्था करें। तो ये अभी ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा हमारे किसान भाई अपनी प्याज की जो फसल है उसमें कीड़े और बीमारियों के प्रति भी सजग होने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्याज को लेकर काफ़ी सारी जानकारी अभी सर ने दी। आगे और भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं प्याज की खेती को लेकर, साथ ही साथ मोटे अनाज की खेती को लेकर। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और आपके फ़ोन कॉल्स पे लेंगे। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम दो विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पहला विषय है प्याज की खेती, साथ ही साथ हम मोटे अनाज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपके फ़ोन कॉल्स के लिए भी हमने आपको बता दिया कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे पास एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से सचिन हमारे साथ जुड़े हैं। जी सचिन, क्या सवाल है आपका? सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए या फिर उसे बंद कर दीजिए। जी सचिन। हेलो जी सर, सवाल क्या है आपका? मैम सर अपना मैं ये जानना टीवी चाहता बंद हूँ कर कि दीजिए, टीवी बंद कर मैंने दीजिए प्याज सर। की खेती लगाई है और मौसम जो है कि पहले तो बदली थी, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम ठीक हुआ है, तो हम कैसे देख रेख करें प्याज की? मोबाइल सर। देखिए, अभी प्याज में जो मैंने बताया है, अभी तक जो हमने चर्चा की है, अभी अगर आपने समय से रोपाई की है तो आपकी फसल 45 या 50 दिन की हो चुकी है। अगर आपकी प्याज की फसल देर से रोपाई की है तो आप अभी उसमें जैसे ही 40 दिन की अवस्था की हो जाएगी, नत्रजन की जो अंतिम खुराक दी जानी है उसको आप दे सकते हैं। और इसको देते वक्त आपको इस बात की सावधानी रखनी है कि आप या तो 11 बजे से 3 बजे के बीच में नत्रजन के उर्वरक का छिड़काव करें और ज़मीन के अंदर थोड़ी नमी रहनी चाहिए। सुबह के समय या देर शाम से प्याज का छिड़काव, नत्रजन उर्वरक का छिड़काव ना करें, क्योंकि ऐसे में जब पौधों के ऊपर ओस होती है तो यूरिया के जो दाने होते हैं उनके चिपकने का खतरा रहता है। तो ये सावधानी आपको रखनी है। और आपको अभी एक एकड़ में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 25 किलो नत्रजन यूरिया के रूप में आप 25 किलो प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। 8 से 10 किलोग्राम आप सल्फ़र पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अपनी फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए अगर आपने पेंडामेथिलिन का छिड़काव किया था तो तकरीबन 1 महीने तक खरपतवारों से आप अपनी फसल को बचा पाते हैं। उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी प्याज की फसल में गुड़ाई करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे तो आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी, सलकंदों का विकास अच्छा होगा और खेत आपका खरपतवार रहित रहेगा। तो हम आशा करते हैं सचिन जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जुड़े हैं, नंद स्वरूप जी। जी सर, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारे जो मोटे अनाज, कई प्रकार के मोटे अनाज होते हैं, हमारी जो खेत की मिट्टी होती है वो भी कई प्रकार की होती है, हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी। तो कौन सा मोटा अनाज किस मिट्टी के लिए उपयुक्त है जिससे अधिक पैदावार दे सके? ठीक है, मीनाक्षी जी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी जी, जैसे कि हमारे दर्शक ने सवाल किया है कि मिट्टियां अलग अलग तरीके की होती है, मोटे अनाज कई तरीके के होते हैं, तो कौन सा अनाज किस मिट्टी को यूज करना चाहिए किस अनाज के लिए, ये सवाल है हमारे दर्शक का। जैसे अभी हम बाजरा की बात करते हैं तो हमारी दोमट मिट्टी उसको यूज कर सकते हैं उसके लिए। और जैसे जब हम रागी की बात करते हैं तो रागी से मिट्टी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी जैसे अपना बाजरा है, बाजरा भी आपकी दोमट मिट्टी में काम कर जाएगा। और अपने जो सावा है, जो छोटे अनाज है जिनको हम बहुत हल्के अनाज भी कहते हैं, उनके लिए हमें ऐसी हल्की मिट्टी में कर सकते हैं, उसमें उनको खेती कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम रागी की खेती कर रहे हैं तो ऐसी जगह की पसंद ना करें जहाँ पे पानी भरा रहे। जी,
ठीक है, तो नंद स्वरूप जी, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब प्याज को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गोपाल सर, आपके पास आ जाते हैं। प्याज को लेकर मेरा एक क्वेरी है कि जो मृदा होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए प्याज की खेती के लिए? उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? देखिए, प्याज की सफल खेती के लिए हम सिफारिश करते हैं कि बलुई दोमट किस्म की मिट्टी हो या चिकनी दोमट मिट्टी हो, काले रंग की मिट्टी हो, सभी प्रकार की जो अवस्थाएं हैं उनमें हम प्याज की खेती कर सकते हैं। और इसके लिए बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है। फिर बात आती है कि भाई हम अगर जो सिंचाई का तरीका क्या इस्तेमाल करेंगे जी। तो ऐसे में हम जब हल्की मिट्टी वाले खेतों में बलुई दोमट में लगाते हैं तो इससे हमारी पानी की मांग बढ़ती है, क्योंकि जो बलुई दोमट मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता कम होती है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को पानी की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ानी पड़ती है। और ब्लू इसलिए सर, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। एक हमारे दर्शक जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के सागर से। विपिन जी, सर क्या सवाल है आपका? हाँ मैम नमस्कार, सर को भी नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये था कि हमने देखा है बहुत सारे किसान भाई हमारे यहाँ ऐसा करते हैं कि प्याज की खुदाई क्या करते हैं कि बाजार को देख के करते हैं, मतलब भाव कैसा है। अगर भाव अच्छा मिल रहा है तो 10-15 दिन पहले भी खुदाई कर लेते हैं, 8 दिन पहले भी खुदाई कर लेते हैं। और अगर भाव अच्छा नहीं है तो फिर फसल आ भी जाती है लेकिन उसके बाद भी 15-20 दिन लेट कर देते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? अगर ऐसा करते हैं तो कौन कौन से फसल पे फिर दुष्प्रभाव पड़ते हैं या फिर क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि जब उचित समय रहता है ना खुदाई का, उस टाइम पे भाव भी नहीं होता, ये मजबूरी रहती है। देखिए विपिन जी, अगर सागर के क्षेत्र में आपकी लेट खरीफ की फसल लगाई हुई है प्याज की, तो उसके सलकंद अब तैयार हो गए होंगे और वो खुदाई के लिए तैयार हैं। और उसकी पहचान होती है कि जब सलकंद तैयार हो जाता है, यानी कि प्याज का जो कंद है वो तैयार हो गई, तो उसमें जो ऊपर का भाग है पौधा वो तकरीबन 75 से 80% सूख करके वो लुढ़क जाते हैं, यानी कि बीच में से तना टूट जाता है। तो ये उसकी पहचान है। नेक फाल उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि अगर नेक फाल की स्थिति आ गई है तो आप उसको परिपक्व अवस्था में मान सकते हैं और उसकी खुदाई कर सकते हैं। कई बार किसान भाई अगर पानी की मात्रा अधिक दे देते हैं तो ये अवस्था सलकंदों के तैयार होने के बाद भी नहीं देखी जाती। तो ऐसे में किसान भाइयों को हम सिफारिश करते हैं कि भाई आप हल्का कोई पाटा लेकर के, हल्के वजन का पाटा अपने प्याज के खेत में उसको घुमा सकते हैं। इससे जो है आपकी जो नेकफाल हो जाएगा और पौधों को जो सलकंद हैं उनको मैच्योर होने का समय मिल जाएगा और फिर उसके बाद आप खुदाई। ये तो बात रही आदर्श अवस्था की। आपने कही कि भाई किसान भाई प्याज की खुदाई बाज़ार भाव को देख के करता है। निश्चित रूप से बाज़ार भाव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसान की कटाई में, फसल के उगाने के लिए। और अगर बाज़ार में कमी है तो हम कच्ची जल्दी भी खुदाई कर सकते हैं, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव ये होता है कि एक तो सलकंद के अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है तो उससे किसान को अधिक भार ढुलाई के लिए ले जाना पड़ेगा। दूसरा, उनके सलकंदों को जब आप बोरों में भरते हैं तो उसके सड़ने की संभावना हो जाती है। तीसरा, जब उपभोक्ता के पास जाएगा तो उपभोक्ता के यहाँ उसमें फुटाव आ सकता है या सड़न हो सकता है। तो ये 3 दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं अगर हमारे किसान भाई अपरिपक्व अवस्था पे प्याज की खुदाई करते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहूँगा कि बाज़ार भाव से ज़्यादा प्रभावित ना हो। अगर 1-2 रुपये का मूल्य में परिवर्तन भी आता रहता है तो उतनी 15 दिन के बाद जो प्याज के अंदर मैच्योर होके तैयार हो जाएगी, उसका रंग आ जाएगा, तो वो 1-2 रुपया का जो वेरिएशन आता है उसको तो हम प्याज के रंग को विकसित करके जो खुदाई के बाद जब हम रचाई करते हैं उसके बाद बहुत उसमें सुधार होता है, चमक आती है, तो उससे भी किसान को फ़ायदा होता है। लेकिन आदर्श अवस्था है कि जब 75 से 80% प्याज की फसल में नेकफाल हो जाए तभी हमें खुदाई करनी चाहिए। और खुदाई करने से 10 से 12 दिन पहले कम से कम पानी सिंचाई देना बंद कर देना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि कई बार किसान खुदाई करने से 4-5 दिन पहले पानी लगा देते हैं और उसमें खुदाई करते हैं। निश्चित रूप से
खुदाई से पहले पानी लगाने में उसमें श्रम कम करना पड़ता है, लेबर कम लगती है, लेकिन सलकंदों के अंदर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे उनके सड़ने की संभावना भंडारण के दौरान बढ़ जाती है अगर उसकी रचाई ठीक प्रकार से नहीं की गई। ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया उत्तर जो है वो सर आपने दिया। हम आशा करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। आगे और भी कॉलर्स को लेंगे, सवाल आपके अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती को लेकर, साथ साथ प्याज की खेती को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। फिलहाल एक सवाल हमारे पास आया है, ये बिहार के समस्तीपुर से सवाल भेजा है श्री राजेश जी ने, और इनका सवाल है कि कोदो की खेती कैसे की जाए। तो ये सवाल हम मीनाक्षी जी से पूछेंगे। मीनाक्षी जी, हम चाहेंगे कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें। जी, कोदो के दाने छोटे होते हैं, जैसे कि हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, तो मोटे अनाज में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दाने छोटे होते हैं और इसके लिए हम लोग जैसे 1 हेक्टेयर में अगर हमको इसकी बुआई करनी है तो उसके लिए हमें 4 से 5 किलोग्राम की जरूरत होती है। और हम बुआई करने से पहले हम इसको उपचारित कर लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इसको उपचारित कर लेंगे तो उसमें जो रोग आने की संभावनाएं होती है वो बहुत कम होती है। जैसे 1 किलो अगर आपके पास बीज है तो उसमें कम से कम 30 ग्राम आयरन या फिर कार्बन ये लोग उसमें मिक्स करके और इसको बीज को उपचारित कर ले, और बीज को उपचारित करके फिर इसकी बुआई करें। बुआई करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि दाने छोटे हैं तो ज्यादा मात्रा में बीज को हमें नहीं डालना है। तो जिस तरीके से हम गेहूं की बुआई करते हैं उसी तरीके से हम बुआई कर सकते हैं। ठीक है। और फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से, राजेंद्र जी। जी सर, क्या सवाल है आपका? राजेंद्र जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? सर, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए या फिर से बंद कर दीजिए। हेलो जी सर, सवाल कीजिए। हाँ मैम, ये प्याज है ना, ये मेरे आमतौर पर सर ये 2 मुंह वाले प्याज ज्यादा होते हैं, इसको फड़िया बोलते हैं। राजेंद्र जी, प्याज के अंदर दुपाड़ी प्याज होना एक इस बात का द्योतक है कि आपका जो बीज है उसकी गुणवत्ता आपकी अच्छी नहीं है, यानी कि बीज उत्पादन के दौरान ऐसे सलकंदों का इस्तेमाल किया गया है जिनमें 2 या 3 फाड़े बने हुए हैं। एक तो हमें अपने बीज उत्पादन की पद्धति को सुधारना पड़ेगा। हमें अच्छी गुणवत्ता के मदर बल्ब सलकंदों को बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें अपनी जो प्याज उगाने की पद्धति है उसमें परिवर्तन लाना है। अगर हम समतल खेत में लगाते हैं और पानी अधिक देते हैं, मिट्टी भारी है या बहुत गहरा लगा देते हैं तो इससे दुपहाड़ी प्याज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम उथली क्यारी के ऊपर प्याज की रोपाई करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है।
तो मेरा ये अनुभव है और ये मानना है कि अगर प्याज में दुपहाड़ी प्याज की फ्रीक्वेंसी को कम करना है तो हमें उन्नत गुणवत्ता के बीज का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है और बीज उत्पादन के दौरान बेहतर मदर बल्ब को इस्तेमाल करके ही इस समस्या से निपटा जा सकता है या इसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने कम शब्दों में राजेंद्र जी। हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और सवाल हमारे पास आया है और ये आया हरियाणा के भोलानाथ जी ने ये भेजा है सवाल, और उनका सवाल है कि रागी की खेती में कम उत्पादन हो रहा है और इस पर वो मार्गदर्शन चाहते हैं। तो मीनाक्षी जी, हम चाहेंगे कि आप मार्गदर्शन करें। रागी की खेती में एक तो सबसे पहली बात है कि आपको उन्नत किस्म के बीज पसंद करने चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छी वैरायटी है CFMB1 एक विजय जिसका नाम है। इसका जो दाना होता है वो लाल कलर का होता है और ये 1 हेक्टेयर में एक बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन देगी। मतलब कि आप ये मान लीजिए 3000 से 3900 किलोग्राम जितना क्विंटल जितना आपको इसमें मिलेगा। लेकिन वही चीजें आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी ऐसी जगह की पसंदगी हमें नहीं करनी है जहाँ पे पानी भरा रहे। ठीक है। दूसरी ये चीज है कि जैसे हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं ठीक उसी प्रकार से हमें रागी की भी नर्सरी तैयार करके और फिर उसको हमें इसकी जो पौध की रोपण उसी तरीके से करनी है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि बीज को अच्छे ढंग से उपचारित करके तब हम डालें। और तीसरी चीज, अगर कहीं से भी हमें लगता है कि हमारे जो हमारा खेत है उससे कहीं पानी भर रहा है तो हमें सबसे पहले उसके निकास की उसके निकलने का रास्ता बनाना चाहिए। तो आपको अच्छे तरीके से इसमें फायदा जरूर मिलेगा। और आप खास करके इसका ध्यान रखें कि आप जो बीज उपयोग कर रहे हैं वो उन्नत किस्म का बीज है या फिर आपने कहीं ऐसे ही ले लिया है। मतलब अच्छी क्वालिटी का बीज आपको उपयोग में लाना चाहिए। बिल्कुल। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। भोपाल जी के पास आ जाते हैं। भोपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्याज की खेती होती है उसके लिए रोपण का जो मौसम होता है और जो सही समय होता है वो क्या होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अलग होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग होता है। तो थोड़ी सी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। नहीं, सामान्यतः जो रोपाई का समय है वो इस बात पर निर्भर करता है कि अगर हमारे किसान भाई खरीफ मौसम की प्याज लगा रहे हैं या लेट खरीफ लगा रहे हैं या रबी मौसम की। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्याज की रोपाई का आदर्श समय जनवरी का प्रथम पखवाड़ा माना जाता है। और अगर किसान भाई इस महीने में रोपाई करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी फसल की वृद्धि की जो अवस्था है उसके कार्यकाल को पूरा समय मिल जाता है। फिर उसके अंदर सलकंद का निर्माण होता है और फिर सलकंद का विकास होता है। तो ये प्रक्रिया है प्याज की। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि प्याज की जो फसल है उसमें अभी जैसे ही वातावरण में परिवर्तन हुआ है, दिन में तापक्रम में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, रात्रि का तापक्रम कम है, तो कई जगह किसान भाइयों के यहाँ से ये सूचना मिल रही हैं या हमारे संस्थान में भी हम देख रहे हैं कि थ्रिप्स का आक्रमण बढ़ रहा है और माहू का आक्रमण बढ़ रहा है। तो ऐसे में किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने खेत में जाएं, अपने खेत का निरीक्षण करें और उसमें आप निरीक्षण के दौरान ये देखें कि आपकी पत्ती के ऊपर जो खड़ी हुई हैं सीधी उनमें कोई खुरदरापन तो नहीं है, क्योंकि जो थ्रिप्स होते हैं ये पत्ती के जो ऊपरी सतह का जो क्लोरोफिल होता है उसको खा के चट कर जाते हैं और पत्ती वहाँ से थोड़ी सफ़ेद रंग की दिखने लगती है। तो इस प्रकार के लक्षण अगर हमारे खेत में दिखाई देते हैं तो किसान भाइयों को ये मानना होगा कि उसमें थ्रिप्स का आक्रमण है। और माहू तो सामान्यतः जनवरी के अंत से लेकर के फरवरी के मध्य में, क्योंकि इस बार तापक्रम ठंडा रहा और अभी धीरे धीरे तापक्रम में वृद्धि हो रही है, तो अभी ये मतलब पीक समय माना जाता है माहू का। और वो जब एडल्ट होता है, वयस्क होता है, तो ये उड़ना शुरू कर देता है। जी जी। तो ऐसे में इसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने किसान भाइयों को एक बहुत व्यावहारिक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप अपने खेत में नीले रंग के ट्रैप लगाते हैं तो आप कुछ हद तक थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप येलो स्टिकी कलर के ट्रैप लगाते हैं तो आप माहू को नियंत्रित कर सकते हैं।
और इसमें 1 एकड़ में कितने ट्रैप लगाने हैं इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके क्षेत्र का आकार कितना है ठीक है। और कीड़े की इंटेंसिटी कितनी है। 1 एकड़ में अगर 8 से 10 येलो स्टिकी टैग और या नीले स्टिकी ट्रैप लगाते हैं तो आप काफ़ी हद तक थ्रिप्स को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हम और भी कॉलर्स को शामिल करेंगे, आपके सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो किसान में, और आज हम बात कर रहे हैं प्याज की खेती और मोटे अनाज को लेकर, और लगातार आपके सवालों को भी ले रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये जुड़े हैं बिहार के लखीसराय से, नाम है इनका श्याम सुंदर जी। सर, क्या सवाल है आपका? सर, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए या फिर से बंद कर दीजिए। हेलो जी सर, सवाल कीजिए। हाँ, जैसे प्याज उसमें घास हो गया, भंगरैया, चौला पत्ता का, उसमें ऑक्सी गोल्ड डाले लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, प्याज के अंदर अगर आपने ऑक्सी गोल्ड का इस्तेमाल किया है, निश्चित रूप से इसका कोई प्रभाव आपके खरपतवारों पे नहीं होगा, क्योंकि इसकी हम स्तुति नहीं करते हैं कि आप प्याज के अंदर जब रोपाई कर लेते हैं या पोस्ट इमरजेंस या पोस्ट ट्रांसप्लांटिंग जैसे कोई संस्तुति नहीं है, इसलिए ऑक्सी गोल्ड कोई कारगर नहीं होगी। आपको निराई करानी होगी, और अगर आप समय समय से निराई गुड़ाई करते हैं तो उसमें लगने वाली श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी और खरपतवार भी कम होंगे और फसल का बेहतर बढ़वार होगा। अगर फसल प्रारंभिक अवस्था में आपने इसका छिड़काव किया था पेंडामेथ्रिन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व, जो 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आप स्टॉम्प 30 का इस्तेमाल करते हैं, उसे दिया जा सकता है, तो 30-35 दिन तक निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती, और उसके बाद फिर आप 2 से 3 निराई गुड़ाई करना जरूरी है, क्योंकि इसमें रोपाई के उपरांत कोई किसी प्रकार की खरपतवार नाशी की संस्तुति हमारे देश में नहीं की गई है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं श्याम सुंदर जी की आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी बीच एक सवाल हमारे पास आया है, ये सवाल आया है हरियाणा के सिरसा ज़िले से, और ये सवाल किया है जाकिर हुसैन जी ने। उनका सवाल है कि 1 एकड़ में कितने प्याज की खेती कर सकते हैं? देखिए, इससे प्रश्न बहुत क्लियर नहीं है जाकिर साहब का। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम 1 एकड़ में रोपाई करते हैं तो समय से रोपाई करते हैं तो पौधे से पौधे का अंतरण 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति का अंतरण 15 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश की जाती है। अगर हम देरी से रोपाई करते हैं तो पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रहेगी, या 8 सेंटीमीटर भी किया जा सकता है, और लाइन से लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि प्रति स्क्वायर मीटर में कितने पौधे लगाते हैं। अगर हम 15 बाई 10 सेंटीमीटर का स्पेसिंग करते हैं तो इसमें लगभग 67 से 70 पौधों की हम 1 स्क्वायर मीटर में लगा सकते हैं, और अगर हम कम दूरी रखते हैं तो ये मात्रा जो है 85 पौधे प्रति स्क्वायर मीटर भी हो सकती है। और अगर हम सघन खेती करते हैं और हमारा जो है उथली क्यारी पे हम रोपाई करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं, ड्रिप फर्टिगेशन करते हैं, तो ऐसे में हम पौधों जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को 10 से 8 सेंटीमीटर के अंतर पर रख सकते हैं।
और जहाँ तक बात है 1 एकड़ में उपज की, 1 एकड़ में उपज इस बात पर निर्भर करेगी आपकी मिट्टी कैसी है, आपने रोपाई कब की है, अंतरण कैसे किया, आपकी फसलों की रख रखाव, उसमें उर्वरकों का इस्तेमाल, जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका इस्तेमाल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई की व्यवस्था आदि पर आपने क्या ध्यान दिया। औसतन जो पैदावार होती है वो 150 से 150 क्विंटल कंद की होती है 1 एकड़ में, और हमारी देश की औसत पैदावार 30 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास रबी ओनियन में होती है, और खरीफ में ये 16 से 18 टन की होती है। जब हम दोनों का एवरेज कर देते तो हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। सामान्यतः रबी मौसम की जो प्याज होती है उसकी खरीफ मौसम की अपेक्षा उत्पादकता जस्ट दुगनी होती है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मोटे अनाज को लेकर भी बात कर लेते हैं, मीनाक्षी जी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी जी, मोटे अनाज को लेकर कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त रहती है, कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है? हाँ जी, तो जैसे कि हमने अभी बात कर रहे हैं मोटे अनाज की, तो जब हम बात करते हैं ज्वार है, बाजरा है और हमारे रागी में इसलिए बार बार जोर दे रही है कि कैल्शियम से युक्त है, इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो मैं किसानों को भी सलाह दूंगी कि लोग अपने जो खेत है उसमें रागी को अपने खेत में शामिल करें और उसकी खेती करें। इसके लिए थोड़ी बुरबुरी जमीन होनी चाहिए, काली मिट्टी भी इसमें चलती है। और जैसे कि हम बात करते हैं तो अपनी जो बलुई दोमट मिट्टी है उसका उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। और जो उन्नत किस्म की वैरायटी है, जैसे कि रागी के लिए मैंने बताया कि एक बीजे जो बहुत अच्छी है, उसमें आयरन रिच है वो, तो उसको उपयोग में लेना चाहिए। और इसी तरीके से बाजरा की बहुत सारी अच्छी वैरायटी है हमारे पास, उसको भी उपयोग में लेना चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे कि हमने देखा है कि अभी फिलहाल मोटे अनाज को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत में काफ़ी अच्छे स्तर पर इसका उत्पादन भी किया जा रहा है। कौन कौन से प्रोडक्ट जो है इससे बनाए जा सकते हैं, थोड़ी सी वो भी जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। जी, अभी जैसे क्या है कि लोगों के आहार में इसको शामिल करना थोड़ा सा चुनौती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा लिसलिसा होता है और अच्छे से उसकी रोटियां अच्छे से, पर उसके सामने जब हम बात करते हैं मोटे अनाज की, तो वो थोड़ा सा खुश टाइप का होता है, उसमें वो लचीलापन नहीं होता है, इसलिए लोगों में इसकी एक्सेप्टेंस अभी थोड़ी कम है। पर अगर हम इसके जो नए प्रोडक्ट हैं जो बाजार में लोग खा रहे हैं, उसी वही प्रोडक्ट मार्केट में आ गए, जैसे इडली है, डोसा है, और इसके पोहा भी बनाया जा सकता है, इसका केक भी बनता है, और इसके जो न्यूट्रिशियल प्रोडक्ट जैसे मल्टीग्रेन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना करके इससे एक अच्छी आमदनी भी ले सकते हैं और अपने जो परिवार का पोषण स्तर है उसको सुधार सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बिस्किट और ये सारी चीजें तो बच्चों को अच्छी पसंद होती हैं, चॉकलेट भी इनसे बनती है। ठीक है मैम, एक लाइन में एक उत्तर आपसे चाहेंगे। एक प्रश्न अभी अभी हमारे पास आया है उत्तराखंड से, श्याम जी ने भेजा। उन्होंने कहा है कि उनकी रागी की खेती में कीट लगे है, तो कैसे बचाव किया जा सकता है? एक लाइन में उत्तर चाहेंगे क्योंकि समय हो चुका है। अच्छा, तो रागी की इसमें जैसे कीट लगे हैं, तो एक तो ये अगर प्राकृतिक तरीके से इसको अगर दूर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा इनके लिए उपाय कि 1 किलोग्राम गुड़ ले लें और उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके उसका मिक्सर बना के और पूरे खेत में छिड़काव कर दे। एक तो तरीका इनके लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा है कि जैसे इनका क्यारी में खेती करी जाती है इसकी ज्यादातर, तो उसमें कटेरा करके दानेदार दवा आती है, उसको भी ये बुरबुरा में छिड़काव कर सकते हैं। एक ही लाइन में एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। अजमेर से संजय जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं ज्वार की खेती के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूं और मोटे अनाज की खेती करना चाहता हूं, तो 2 लाइन में प्लीज उत्तर दे दीजिएगा। अभी जैसे कि ज्वार के लिए अभी अच्छा समय है कि वर्षा का टाइम शुरू हो जाएगा, बारिश का, उस टाइम पे हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। जब भी हम बुआई कर देते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम उसकी निराई गुड़ाई भी अच्छे से करें, खरपतवार को दूर करें और उसमें हमें अच्छे से जैसे 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करते हैं तो उसमें फफूंदी या बीमारी आने की समस्या नहीं रहती है। ठीक है मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे जो सवाल है, हमारे दर्शकों के जो सवाल है उनका जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो फिलहाल आज हमने चर्चा करी प्याज की खेती को लेकर, मोटे अनाज की खेती को लेकर, आपके सवालों को भी शामिल किया और जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया
और हम भोपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों के हर सवाल का जवाब दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे अगले विषय कौन से रहेंगे। तो हमारा अगला विषय रहेगा कृषि में उद्यमिता विकास के अवसर, और दूसरा विषय रहेगा औषधीय पौधों की खेती। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप हमारी ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं, जो कि है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो हमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। समय है सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, और हमारा कॉलिंग नंबर है 1800113060। साथ ही साथ अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं, एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर हेलो किसान का ये एपिसोड एक बार फिर से देख सकते हैं, जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।